हे एवरीवन, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि एस्टेट के लिए हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और जितनी भी आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कवर अप तो होंगी ही होंगी। साथ में जैसा कि आपने देखा है पहले भी, जितना आपको कंटेंट कराया जाएगा वो ना कि सिर्फ एस्टेट बल्कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव से कराया जाएगा। ओके, सो लाइव और रिकॉर्डेड ये बैच रहने वाला है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहने वाला है। वेरी फर्स्ट क्लास है जो आज हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। एफएम की प्रैक्टिकल पोर्शन पहले होगा, ठीक है। हर एक चीज़ का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं कि अप टू 20 जून हम एफएम को विद प्रैक्टिकल पोर्शन ईजिली क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद और इस टाइप की एफएम आपकी क्लियर होगी कि आपको अगर उस पोर्शन में से नेट के एग्जाम में या कहीं से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो आप वो भी इजीली क्रैक कर पाओगे। इज दैट क्लियर? देन उसके बाद हम अपना अकाउंट 1+1 और +2 का एक एक पोर्शन, एक एक छोटी छोटी चीज़ से लेकर बड़ी टर्म तक की हर चीज़ क्लियर करेंगे। तो ऐसा करके हम सेक्शन वाइज अपना काम करेंगे। प्रैक्टिकल पोर्शंस जो है वो आपका लाइव रहेगा, थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो आपका रिकॉर्डेड रहेगा। सब चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। डाउट्स टेलीग्राम करके आपको ऊपर लिंक गिवन मिलेगा अपने ग्रुप का, ठीक है, जहाँ पर आप बैच ज्वाइन करोगे तो वो लिंक से आपने ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपके 24/7 बेसिस पर सभी डाउट जो है वो सॉल्व किए जाएंगे। और PYQs जो है वो जितने भी लास्ट 3 to 4 ईयर्स के एस्टेट हैं उनके मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। अभी आगे और उनको हम रिफाइन करेंगे तो टोटल 10 जो है वो पेपर, फुल लेंथ पेपर्स आपको मिल जाएंगे। और बाकी के अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपको टीचिंग वैकेंसीज के लिए चाहिए जो हमने HPSC वाले बैच में अपने कवर करवाए हुए हैं तो वो भी हम डाल देंगे, ठीक है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं। MCQ और PYQ का एक अलग से पूरा सेक्शंस आपको इसी बैच में ही मिलेगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब चीज़ें डाउनलोडेबल फॉर्म में है, आपको वहाँ से ऐप में चिपके साइन से डाउनलोड कर लेनी है और फिर उसके बाद आप उसका इजीली प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। क्लियर हो गई सब चीज़ें? सो वेस्ट ना करते हुए टाइम हम अपना स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो फर्स्ट टॉपिक है उसको कैसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस का जो पैटर्न मैं आपको बताऊंगी वो एस्टेट के लिए तो है ही है, प्लस नेट में भी यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं क्योंकि कई टॉपिक हमारे कॉमन होते हैं तो वो मैं बताऊंगी। क्लियर होगी बात? ये बैच जो है वो फुली एस्टेट बेस्ड पीजीटी कॉमर्स बैच है जो कि हम अब स्टार्ट कर रहे हैं और अप टू आपका एग्जाम से 20 दिन पहले या 1 महीना पहले, आपका मतलब जैसे ही नवंबर में फॉर्म आउट होंगे तब तक ये आपका फॉर्म आउट होने तक तब तक आपका ये बैच जो है वो फुली 100% कंप्लीटिंग होगा विद MCQs एंड PYQs। क्योंकि ये हमारे जो KVS HPSC वाले बच्चे हैं वो भी बता सकते हैं कि PYQs एंड MCQs का उनका एक सेपरेट सेक्शन है। इवन जो अलग अलग DSSB और KVS इन सब के 10 जो हैं उनको पहले से ऑलरेडी करवा दिए गए हैं। तो आपको एस्टेट के तो करवाए जाएंगे, प्लस में ये जो कॉम्पिटिटिव्स जो एग्जाम, जो वैकेंसीज के लिए एग्जाम्स हैं, इनके भी आपको फुल लेंथ पूरी क्लासेस मिलेंगी। क्लियर हो गई बात? ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है इनिशियली, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे जाने से पहले आपको प्लानिंग का जो मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, व्हाट इट इज़, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? फाइनेंस इज अ ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंस जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ब्लड है। जैसे आपके बॉडी में एक ब्लड रन करता है, विदाउट फाइनेंस एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कांट सर्वाइव ही नहीं कर सकता। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक विटल फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। और इसको पढ़ने से पहले हम फाइनेंशियल प्लानिंग का हमें पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। हम बजटिंग करते हैं, आप अपने घर में प्लान बनाते हो कि मेरे पास इतने रुपीज़ है, ठीक है। आप बजट बनाकर चलते हो, एक प्लान बना के चलते हो कि मेरे पास इतने रुपीज़ है और इन रुपीज़ का मैंने एफिशिएंट यूज़ करना है। सेम इसी टाइप से बिजनेस में भी प्लानिंग होती है। द प्लान नीडेड फॉर द एस्टिमेशन द फंड्स रिक्वायरमेंट इज ऑफ अ बिजनेस, कि कितने फंड हमें बिजनेस में रिक्वायर है, कितने फंड हमें रिक्वायर है, ठीक है। कहाँ से वो आएंगे, सोर्सेज क्या होंगे, क्या वो हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लेंगे या वो हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज से लेंगे, और फिर उसका एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट बना लेना, ठीक है, और उसको इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे से यूज करना। ये सब आपका क्या है? प्लानिंग है। ये सब प्री प्लान हम कर लेते हैं कि कितने फंड रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ से
हम उसे लेंगे और प्रॉपर उसका एक ब्लूप्रिंट बना लेना इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल प्लानिंग बोलेंगे। क्लियर हो गई बात। अब है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग के? फर्स्ट है इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, सेकेंड है एस्टिमेट करना कि टाइम और सोर्स की किस वक्त और किस सोर्स से हमें उन्हें जनरेट करना है, और फिर है कैपिटल स्ट्रक्चर को जनरेट करना। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर, एक कैपिटल स्ट्रक्चर ये इस टाइप से होता है कि इसमें से कितने पैसे आपके पास खुद के हैं, रिटेन्ड अर्निंग कितनी है, कितने का आप डेट ले रहे हो और कितना आप इक्विटी एंड शेयर होल्डर से रेज कर रहे हो। तो इनका जो मिक्सचर है वो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। अननेसेसरी जो फंड्स हैं उसको अवॉइड करेंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का पीछे का जो पर्पस है वो क्या होता है, किस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि हमारे जो फंड्स हैं वो प्रॉपर अवेलेबल रहे, टाइम जो है सोर्स क्या होगा, किस टाइम हमें चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर जनरेट करना, और अननेसेसरी जो यूटिलाइजेशन है फंड का उसको इग्नोर करना, अवॉइड करना और कंट्रोल करना। अब है प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की। प्रोसेस क्या है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग की? वेरी फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन करना सेल्स एंड अदर एक्टिविटीज की। जब हमें ये होगा कि ये एक्टिविटीज है और इन एक्टिविटीज पे इतना इतना एक्सपेंस होगा, तभी तो हम प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग प्लान बना पाएंगे। तो फर्स्ट है हमारा सेल्स और अदर एक्टिविटीज को प्रॉपर ही प्रिपरेशन करना। फिर है डिसाइड करना कि कितने नंबर ऑफ फंड्स हमें रिक्वायर्ड हैं और फिक्स्ड कैपिटल के कितने होंगे, उसमें वर्किंग कैपिटल के कितने होंगे। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो आपको डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए होती है, डेली बेसिस पे डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए होती है। फिक्स्ड कैपिटल वो होती है जो कि आपको ये ऑपरेटिंग के साथ कम ज़्यादा हो जाती है, लिक्विड पोजीशन के साथ में फिक्स्ड होती है, जो आपको फिक्सली आपको चाहिए ही है। लाइक आपका ये डे टू डे के प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करती फिक्स वाली, लाइक आपका रेंट हो गया, ठीक है, इस टाइप की जो फिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, ये सभी क्या है फिक्स वर्किंग फिक्स कैपिटल। फिर है कंक्लूड करना कि एक्सपेक्टेड बेनिफिट एंड प्रोफाइल डिसाइड करना फंड्स की, कि हमें फंड्स जो है उनकी प्रॉपर प्रोफाइल डिसाइड करना कि कहाँ कहाँ से मिलेंगे। अब है कि इंटरनल सोर्स से मिलेंगे तो उनकी भी प्रॉपर प्रोफाइल, और एक्सटर्नल अगर हम सोर्सेज यूज कर रहे हैं तो उनकी भी हम प्रॉपर क्या करेंगे, प्रोफाइल बनाकर रखेंगे। फिर है हम लास्ट में क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे जितने भी हमारे इंटरनल सोर्सेज हैं उनको इवेल्युएट करेंगे, और एक्सटर्नल सोर्सेज को भी हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। तो दोनों को, इंटरनल और एक्सटर्नल को इवेल्युएट करके हम ये देखेंगे कि किस में हमें कॉस्ट ज़्यादा लग रही है और बेनिफिट कितना है। जो हमारे लिए ऑप्टिमम बेनिफिट वाला सोर्स होगा उसको हम फुली चूज कर लेंगे। एंड लास्ट वन इज रिकॉग्नाइज द कंसीवेबल सोर्सेज एंड सेट अप द मनी स्पेंडिंग प्लान, कंसोलिडेटेड दीज वेरिएबल्स। फर्स्ट हमने क्या किया, प्रिपरेशन करेंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज पे कितना कितना खर्च होगा, फिर हम फंड्स रिक्वायर्ड कितना है फिक्स और वर्किंग कैपिटल में वो देखेंगे, फिर हम एक्सपेक्टेड बेनिफिट और प्रोफाइल देखेंगे, और फिर लास्ट में हम सोर्सेज को इवेल्युएट करके सब चीज़ों को इंटीग्रेट कर देंगे इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस क्या है भाई, अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर करके चलते हैं तो इसकी हमारे पास में इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम ये करें फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फर्स्ट है गारंटी टू अ सफिशिएंट फंड। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करके चलते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि किसी टाइम पे तो हमारे पास में एक्सेस में कैपिटल है और किसी टाइम हमारे पास में सैलरी देने की भी वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो उसका प्रॉपर सफिशिएंट फंड एक हमारे पास में इनफ अमाउंट में अवेलेबल रहेंगे। हेल्प करता है प्लानिंग की गारंटी करने में बिटवीन आउटगोइंग एंड इनकमिंग ऑफ द असेट, की कितनी आउटगोइंग होगी और कितनी इनकमिंग होगी, इसमें प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करता है, स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, एडिक्वेट रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, डेवलप करता है एक्सपेंशन प्रोग्राम को, लॉन्ग रन के लिए हम अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, रिड्यूस करता है वल्नरेबिलिटीज को। वल्नरेबिलिटीज क्या है, वल्नरेबिलिटीज होती हैं कि हमारे पास में उतार चढ़ाव ज़्यादा है, कोई भी चीज़ हमारे पास फिक्स नहीं है, रिस्क अगर हमारे पास में ज़्यादा है, तो अगर हम प्रॉपर प्लानिंग से नहीं चलेंगे ना तब ये चीज़ होगी। जब हम प्रॉपर प्लानिंग से चल रहे हैं तो वल्नरेबिलिटी हमारे पास में कम है, ठीक है, तो ये बेस्ट है। हेल्प करेगा फाइनेंशियल कंट्रोल में, ठीक है, जिससे हमारा पूरा जो बजट है वो एक मेंटेन रहेगा।
अब है फाइनेंशियल जो प्लानिंग है उसका एग्जैक्ट एक क्रक्स क्या निकल के आया कि राइट टाइम पे राइट क्वांटिटी ऑफ अमाउंट फाइनेंस हमारे पास में हो और उसका हम प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हो। व्हाट इज द राइट क्वांटिटी? विल लेस कैपिटल, अगर हमारे पास में लेस है तो हम अपने जो छोटे मोटे खर्चे हैं या वर्किंग कैपिटल या सैलरी वगैरह है वो भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास में एडुकेट कैपिटल है तो हम हर चीज प्रॉपरली एफिशिएंट वे से करेंगे, ग्रो भी करेंगे। और हमारे पास में अगर एक्सेस में है तो उसका फिर वेस्टेज ज्यादा होगा, इसीलिए ये भी नहीं चलेगी, ये भी नहीं चलेगी, हमारे पास में एडुकेट होने चाहिए। क्लियर हो गई बात? देन इसके बाद है कि डिफरेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग में एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो एज यू कैन सी ऑन द पिक्चर कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बड़ी चीज है और उसका एक सब पार्ट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। तो प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, अब है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, हाउ मच यू कैन प्लान एंड व्हाट टाइप ऑफ प्लान्स यू हैव, कितने टाइप के आपके पास में प्लान है। जस्ट अ मिनट। तो आपके पास में कितने टाइप के फाइनेंशियल प्लान अवेलेबल हैं उसके बेस पे आप डिसीजन लेते हो। तो आपके पास में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में जैसे कैश फ्लो प्लानिंग, जो कि हमारी कैश की आउटकमिंग और इनकमिंग को शो करेगी, ये होती है हमारी कैश फ्लो प्लानिंग। फिर इसके बाद है हमारी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, ठीक है, जो हम कितना इन्वेस्ट करेंगे, लाइक जो कि कैपिटल बस्टिंग के जो डिसीजन होते हैं, जो कि कैपिटल बस्टिंग के कैपिटल बस्टिंग के जो डिसीजन होते हैं आपके कैपिटल बस्टिंग के डिसीजंस में हेल्प करती है कि कितने टाइप के आपके कैपिटल बस्टिंग के जो लॉन्ग रन की आप असेट परचेज करते हो उसको हम कैपिटल बस्टिंग के डिसीजन बोलते हैं। ये इन्वेस्टमेंट की है। इंश्योरेंस प्लानिंग की कितना आपको इंश्योरेंस वगैरह है वो कहाँ से आपको कराना है। टैक्स प्लानिंग, रियल एस्टेट प्लानिंग और चिल्ड्रन फ्यूचर प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग। तो बहुत टाइप की हमारे पास में प्लानिंग होती है। एफएम के लिए जो हमें चाहिए वो है कैश फ्लो से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्लानिंग, ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्लानिंग में क्या डिफरेंस है। तो देखो, अगर मैं एक सम अप रूप में बताऊं आपको तो फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो एक 3 डिसीजन का मिक्सचर है, जिसमें प्लानिंग भी है कि आप कहाँ से फाइनेंस को रेज करोगे, कहाँ से आप फाइनेंस को रेज करोगे, प्लानिंग भी है। फिर उसको इन्वेस्ट कहाँ करोगे, फिर उसको प्रॉपर अगर आपके पास में पैसा आ गया प्रॉफिट तो उसका एप्रोप्रिएशन कैसे करोगे, आप उसको बांटोगे कैसे, डिविडेंड डिसीजन एंड ऑल। जबकि फाइनेंशियल प्लानिंग इसका ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है ओनली यही पार्ट है जो कि वेरी फर्स्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला जो पार्ट है। क्लियर हो गई बात। अभी देखो आप, इसमें 3 डिसीजन मेन होते हैं। जो फर्स्ट डिसीजन है, वैसे आप प्लानिंग को फर्स्ट डिसीजन लेकर चलते हो हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग को, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पहले हमारे पास में कुछ खर्चा है, कुछ जगह पर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बिजनेस खड़ा करना है तो उस बिजनेस में आपको क्लोथिंग का काम करना है, तो आप क्लोथ वगैरह कपड़े लाने के लिए, सिंपली कपड़े परचेज करने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट पहले से डिसाइड होती है। अब आपको मशीनें चाहिए जो कि कॉटन वगैरह है उनको स्मूथिंग करेगी, फाइनल प्रोडक्ट तक लेके जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका फर्स्ट डिसीजन होता है अगर हम लॉजिकली देखें तो, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट आपको कैसी चाहिए, आपको लॉन्ग रन की इन्वेस्टमेंट चाहिए, शॉर्ट रन की। लॉन्ग रन की चाहिए मशीनरी वगैरह की तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का पार्ट है। शॉर्ट रन की चाहिए लिक्विडिटी के लिए तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन का पार्ट है। फिर उसके बाद अब ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये एक्टिविटीज, ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप प्लानिंग देखते हो। प्लानिंग में आपको क्या होता है, प्लानिंग में आप ये देखते हो कि हम इंटरनल सोर्स से लें या एक्सटर्नल सोर्स से लें। एक्सटर्नल सोर्सेज में भी शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग रन है, इक्विटी है, डेट है, मतलब किससे क्या लें, तो ये हमारे लॉन्ग रन हो गए। इस टाइप से आप डिसाइड करते हो। फिर उसके बाद डिविडेंड डिसीजन है। डिविडेंड क्या है, डिविडेंड लाभांश जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, यानी लाभ का एक अंश, जितना आपने प्रॉफिट कमाया है। अब इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस को आपको डिविडेंड देना पड़ता है,
है, तो कितना आप डिविडेंड दोगे और कितना आप रिटेन्ड करके रखोगे अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए। तो ये बेसिकली हमारे पास में ऑल ओवर दी 3 डिसीजन है। फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट, फिर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फिर उसके बाद फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। देन है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इन डिसीजंस का एक क्रक्स, ये आपको देखो विजिबल है। इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन है उसमें आप देखो आपके पास में कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन है। अब फाइनेंसिंग डिसीजन में पहले हम हर एक सोर्स की कॉस्ट देखते हैं, ठीक है, कि कितनी कितनी हमारे पास में कॉस्ट है हर एक सोर्स की, ताकि जिसकी कम कॉस्ट है हम उसको चूज कर सके। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर लीवरेज का देखेंगे। अभी लीवरेज नेट के सिलेबस में नहीं है लेकिन एस्टेट में है। फिर डिविडेंड पॉलिसी और फिर रिटेन्ड अर्निंग, ये पूरा आपका एफएम है। अब ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस पूरे एफएम में एस्टेट में कहाँ से आते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरीज हैं डेविड ड्यूरेंट की, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्वेश्चन आता है, लीवरेज से क्वेश्चन आता है, डिविडेंड से क्वेश्चन आता है, वर्किंग कैपिटल डिसीजन और वर्किंग कैपिटल की जो थ्योरी है वहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसके साथ में आपका एक ओवरऑल एक जनरल सा क्वेश्चन आ सकता है बस, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं भाई, फर्स्ट जो है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर अभी तक हमने पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग, तो पहले हर चीज का एक ओवरव्यू हम करेंगे। अब इसके बाद हम इसको डीप में पढ़ेंगे। ये एक पूरा होलसम ये चार्ट जो है वो आपका एक पूरा सिलेबस डिफाइन कर रहा है। इसके बाद हम चलेंगे इसमें 1 to 1 टॉपिक वाइज। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, जिसमें हमारी डेट और इक्विटी दोनों इंक्लूड होते हैं। ये आपका पूरा मान लो कैपिटल स्ट्रक्चर है, इतना पार्ट आपका इक्विटी है, डेट है, प्रेफर्ड स्टॉक है और ये आपका अदर सोर्सेज कोई भी हो सकता है, लोन, रिटेन अर्निंग एंड ऑल। तो कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपली 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक है कैपिटल, एक है स्ट्रक्चर। कैपिटल में आपका इक्विटी हो सकता है, आपका प्रेफरेंस हो सकता है, डेट हो सकता है, लोन हो सकता है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, नो कॉस्ट कैपिटल, रिटेन अर्निंग हो सकती है। स्ट्रक्चर बोले तो एडिकेट रेशियो, या तो किस टाइप से आप इक्विटी और डेट को अरेंज करते हो, प्रपोर्शन क्या है आपका डेट और इक्विटी का, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि डेट और इक्विटी का एक एडिकेट पोर्शन होना चाहिए, ना तो डेट ज्यादा और ना ही इक्विटी ज्यादा। क्यों? अगर इक्विटी आप ज्यादा दोगे, डाइल्यूट करोगे, फॉर एग्जांपल आपके पास में आपने 59% रख रखी है और बाकी की जो इक्विटी है दैट इज 41% आपने अपने इन्वेस्टर्स को या इक्विटी शेयर होल्डर को दे रखी है। अब आप जो बाकी की 8% भी डाइल्यूट करोगे तो आपके पास में और इन्वेस्टर के पास में इक्वल होगी 50-50%, तो कंट्रोल ज़्यादा होगा। डेट एक्सटर्नल पार्टीज है और डेली बेसिस पर आपको इंटरेस्ट उसका जो है एक देना पड़ेगा, वो फिक्स कॉस्ट कैपिटल सोर्स है। तो इस वजह से प्रेफरेंस शेयर और डेट फिक्स कॉस्ट कैपिटल सोर्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि प्रेफरेंस पे आप डिविडेंड देते हो और डेट पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है मंथली। तो इस वजह से हम अगर अर्निंग फॉर्म है तो इसको लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते। दूसरा, और भी इसके साथ में डिसीजंस आ जाते हैं जो कि हम थ्योरी में पढ़ेंगे, तो एक्सटर्नल पार्टीज कंट्रोल करने लग जाती है इस वजह से भी। और एक है हमारी कि हम इतना ही डेट यूज करें कि एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस का यूज करके जिससे हमारी इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ सके। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इसे हम बोलते हैं। तो एक एडुकेट रेशियो ऐसा करके डिसाइड किया जाता है। नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी, अब यहाँ से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। अभी तक जितनी थ्योरीज हैं उसमें आपने सिर्फ ये पढ़ी होंगी, नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम और एमएम। ये 3 थ्योरी मोस्टली स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ये थ्योरी, ट्रेड ऑफ थ्योरी और पैकिंग ऑर्डर थ्योरी हार्डली 20% स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या उनके बारे में अवेयर ही नहीं होते। आज हम इसको, मैंने बोला ना, कोई भी चीज़ आपके स्टेट में हालांकि ये चाहे ना आती हो, लेकिन हम कोई ऐसा एक अजम्पशन नहीं लेके बैठे कि एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा, नेक्स्ट टाइम हो सकता है एग्जामिनर यही पूछ ले। तो हम तो भाई इसको अब 0 से लेकर
एंड तक 100 तक टॉपिक कवर करेंगे, तो इसीलिए सब टाइप की जो थ्योरी एंड ऑल है वो सब चीज़ें मैंने इंक्लूड इसमें की है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर के रिलेवेंस थ्योरी, इररिलेवेंस थ्योरी और कैपिटल स्ट्रक्चर अदर थ्योरी। रिलेवेंस थ्योरी और इररिलेवेंस का मतलब क्या है? रिलेवेंस और इररिलेवेंस का मतलब ये है कि कई जो थ्योरी है वो ये मानती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें डेट इक्विटी से रेशियो से फर्म की वैल्यू पर अफेक्ट पड़ता है, और कई है ये मानती है कि अफेक्ट है वो नहीं पड़ता। कई कहती है कि अफेक्ट पड़ता है और कई कहती हैं कि अफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, कई कहती हैं कि अफेक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए ये रिलेवेंस है जो कि नेट इनकम थ्योरी है। नेट इनकम थ्योरी है, ये कहती है कि वैल्यू से अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर बोलती है नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी कि नहीं पड़ता। एमएम के दो पार्ट है, एक टैक्स के साथ में और एक विदाउट टैक्स। ठीक है, विदाउट टैक्स। तो इसमें दोनों में आपकी एनई थ्योरी, एनआई थ्योरी और एनओआई थ्योरी दोनों का ये मिक्सचर है। फिर ट्रेड ऑफ थ्योरी है और पैकिंग ऑर्डर थ्योरी है। आइए वन बाय वन करते हैं। ट्रेडिशनल जो अप्रोच है, अब इसका ना एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है, अजम्पशंस, डायग्राम और एक फॉर्मूला। अगर आपको इसकी थ्योरी वैसे समझ में आ गई ना तो आप ये तीनों चीजें समझ लोगे, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच बोलती है कि ये फेवर करती है फाइनेंशियल लीवरेज को कुछ टाइम पे, और कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है वो बोलती है कुछ टाइम के लिए डाउन आती है। ठीक है, और फर्म की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, लेकिन एक लेवल के बाद अगर आप उसे यूज करोगे तो इसका रिवर्स इफेक्ट देखने को मिलती है। फिर उससे फर्म की जो ओवरऑल कॉस्ट है वो बढ़ने लग जाती है। अब देखो, ये है हमारी के ई बोले तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और यहाँ पर आपकी जो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरी कॉस्ट है फर्म की। ठीक है, तो ये देखो, ये बोलता है कि अगर हम इक्विटी को यूज करते हैं और ये हम डेट को कर रहे हैं, के आई इंटरेस्ट है तो डेट का है कि एक लेवल तक हमारी कम है कम है कम है, यहाँ तक कम है, तो इससे हम चीपर सोर्स ऑफ डेट का यूज कर रहे हैं फिक्स में। तो इससे अब देखो हमारी इक्विटी शेयर होल्डर को फायदा मिल रहा है, तो धीरे धीरे इनकी कम है। लेकिन अब देखो रेज होनी शुरू हो जाती है इनकी कॉस्ट भी, क्योंकि ये बोलते हैं कि आप एक्सटर्नल सोर्स इतना यूज कर रहे हो तो हमारी भी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, हम तो ओनर हैं बिजनेस के। तो इस लेवल के बाद अब जब तक हमारा डेट का सोर्स एक फिक्स यूज हो रहा था, इक्विटी है वो भी हमारी एक लेवल तक कम हो रही थी, और फिर मतलब डिक्रीजिंग रेट पर है वो इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो हमारी ओवरऑल जो कॉस्ट है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट जो है फर्म की वो हमारी कमी जा रही थी। लेकिन एक लेवल के बाद अगर हम डेट का यूज करने लग जाते हैं तो हमारी इंटरेस्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी, इक्विटी की भी बढ़ेगी, और फिर ओवरऑल कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो सिंपल बात ट्रेडिशनल थ्योरी बोलती है कि अप टू वन लेवल जब हम यूज करते हैं डेट का तो इससे इक्विटी और ओवरऑल जो वैल्यू है फर्म की हाई जाती है, फर्म की ओवरऑल कॉस्ट कम जाती है। अगर उस लेवल के बाद हम यूज करने लग जाते हैं तब ये चीजें खतरनाक हो जाती हैं, फर्म की ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है। तो बोलता है केडी, केई एंड केओ एंड एमवी ऑफ इक्विटी एंड एमवी ऑफ फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आर वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ डेट है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोले तो ओवरऑल कॉस्ट है। कंपनी हैज टू सिलेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर जहां पर के ओ कम हो, ये वाला जो पॉइंट है अब देखो इस पे सिलेक्ट करेगी, क्योंकि ये जो है इसमें हमारा बहुत कम है पूरी ओवरऑल कॉस्ट। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल लो या फिर इसे के ओ बोल लो, एक ही बात है। तो फर्म की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या है, फर्म की जो एमवी है वो क्या है, मैक्स टू मैक्स है, हाईएस्ट है, इसीलिए ये पॉइंट हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन है आपका इस फॉर्मूला को इग्नोर करना, बाय मिस्टेक यहाँ आ गया होगा। देन है आपका नेट इनकम थ्योरी। नेट इनकम थ्योरी बोलती है, ये तो फेवर में है, ये बोलती है कि देखो फिक्स्ड है कि हमारा जो डेट है वो तो फिक्स ही रहने वाला है, इंटरेस्ट रेट 12% है 12% रहेगी, 10% है 10% रहेगी, जिससे हमारा क्या होगा, अगर ये हमारा फिक्स है और ये हमारा पहली बात डेट का हम यूज कर रहे हैं तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ
इक्विटी है उनको फायदा हो रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर को चीपर सोर्स का हम यूज कर रहे हैं तो ठीक है। तो ये बोलती है कि फर्म की ओवरऑल जो कॉस्ट है इससे वो क्या होगी, कम होगी। तो इसमें केडी भी हमारा फिक्स रहेगा, केई भी फिक्स रहेगा, जबकि के ओ जो है ओवरऑल जो फर्म की कॉस्ट है वो हमारी डाउन जा रही है, वो हमारी डाउन जा रही है। कि ओवरऑल जो फर्म की कॉस्ट है अगर हम चीपर सोर्स केडी का यूज कर रहे हैं और हमारा केई अगर मान लो फिक्स भी है या एक लेवल तक अप भी होता है तो भी हमारी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो डाउन जाएगी। इसमें ये फायदा ये बोल रहे हैं कि डेट के यूज करने से यस इफेक्ट पड़ता है फर्म की ओवरऑल वैल्यू पे, और डेट के यूज करने से फर्म की ओवरऑल वैल्यू हाई होती है और फर्म की ओवरऑल कॉस्ट जो है वो डाउन जाती है। उल्टा रिलेशन है ना, अगर फर्म की कॉस्ट डाउन होगी तो वैल्यू हाई होगी, तो इसीलिए डाउन है। क्लियर हो गई बात। अब है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रिलेवेंट टू द वैल्यू ऑफ फर्म एंड इंक्रीज इन फाइनेंशियल लीवरेज, यानी अगर हम डेट पोर्शन का यूज ज्यादा करते हैं तो फर्म की जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम होने लग जाती है और फर्म की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पर केडी और केई है वो कांस्टेंट फिक्स रहेंगे हमारे, देख सकते हो आप डायग्राम में, इसीलिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में अजम्पशन याद करने की जरूरत नहीं, यूं क्यों डायग्राम से याद आ जाएगा। और ओवरऑल जो वैल्यू है वो कम हो रही है, केओ। अब है वैल्यू ऑफ शेयर्स, इसमें आप कैसे निकालोगे, फेस वैल्यू कैसे होगी पूरी फर्म की, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे होगी, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे डिसाइड होगी। तो ये हमारा जो डायग्राम है वो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, ये ऊपर आ गया बाय मिस्टेक, कोई बात नहीं, यहाँ लिख देती हूँ मैं। जो के ई है ना, इक्विटी है, उसकी क्या होती है, EBIT यानी फर्म की ओवरऑल वैल्यू, ठीक है। और सॉरी ये वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू और फर्म की ओवरऑल कॉस्ट, ठीक है। ये हमारी क्या निकल के आएगी, अर्निंग, ये अर्निंग है, और जो है ये हमारा नीचे इसका कॉस्ट ऑफ पूरी फर्म है जो उसकी कॉस्ट है, ये फिर पूरी फर्म की वैल्यू निकल के आई, इक्विटी की नहीं पूरी फर्म की वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब इस पूरी फर्म की वैल्यू जो निकल कर आई है इसमें से हम वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर देख लेंगे। तो जब हम इसमें से पूरी फर्म की वैल्यू में से डेट की जो अलग से रेंज है उसको माइनस कर देंगे तो हमारी ये निकल के आएगी, और डेट प्लस इक्विटी की वैल्यू से हमारी पूरी फर्म की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो इसके थोड़े से फॉर्मूले हैं वो बाय मिस्टेक हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इसको एग्जैक्ट है वो पोस्ट कर दूंगी ताकि आप करेक्शन कर लो, ठीक है। और इसके बाद है नेट ऑपरेटिंग इनकम, ये जस्ट अपोजिट है, किससे जस्ट अपोजिट है, ये जस्ट अपोजिट है आपकी नेट इनकम थ्योरी से। जहां नेट इनकम थ्योरी बोलती है कि डेट का यूज करने पे फर्म की ओवरऑल जो कॉस्ट है वो डाउन जा रही है, ये बोलती है कि हम अगर डेट का यूज करते हैं तो हमारी इक्विटी की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, इक्विटी की कॉस्ट बढ़ जाती है। देखो एक साइड में हम ये बोलते हैं कि डेट का यूज करने से जो हमारा फायदा हो रहा है, ठीक है, जो हमें इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है, ऐसा ही एक्सटर्नल सोर्स हम यूज करते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या करते हैं, हाई डिमांड करते हैं डिविडेंड ऑल की, तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है और हमारी लिए उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। देखो इक्विटी शेयर होल्डर अगर हमसे हाई डिमांड करेंगे तो उनके लिए तो वो वैल्यू है, लेकिन हमारे लिए तो उनकी कॉस्ट है ना। तो फर्म के लेवल पे अगर हम डेट का एक लेवल के ज़्यादा हम यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर भी ये बोलते हैं कि आप एक्सटर्नल पार्टीज को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो भी कम नहीं है, तो हमारे लिए उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जितनी इसकी कॉस्ट कम हुई उतनी उनकी कॉस्ट बढ़ गई, तो ओवरऑल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा फर्म की। ओवरऑल वैल्यू जो है वो फर्म की क्या रही, कांस्टेंट रही। तो वहां पर ओवरऑल वैल्यू आपकी फर्म की डाउन जा रही थी, यहाँ कांस्टेंट है, और यहाँ पर जो इक्विटी है वो बढ़ रही है। तो उसका जो डायग्राम था उसमें ये दोनों कॉस्ट केडी एंड केई कांस्टेंट थी, जबकि ओवरऑल जो फर्म की कॉस्ट है वो डाउन थी। यहाँ क्या है, यहाँ सिंपल है कि अगर आप केडी का यूज कर रहे हो तो इनकी वैल्यू प्रोपोजिशन केई की इंक्रीज होगी, और फर्म की ओवरऑल जो कॉस्ट है वो एक लेवल पे ये कम है, ये ज्यादा यूज हो रहा है, तो ओवरऑल कॉस्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्म की ओवरऑल कॉस्ट है वो भी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर हो गई बात, ये चीज बोल रही है। फॉर्मूला जो है वो सिंपल है।
यहाँ पर EBIT 1 - T एंड KO ये बोलता है कि एक फर्म की जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी अर्निंग पे ही डिपेंड करती है, इसीलिए इन्होंने ओवरऑल फर्म की वैल्यू का ही फॉर्मूला दिया है। देन इसके बाद है हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम और इनकम थ्योरी में डिफरेंस। तो यहाँ पर देर इज अ रिलेवेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इन द वैल्यू ऑफ फर्म एंड देर इज अ नो रिलेवेंस। ये बोलता है कोई रिलेवेंस नहीं है कैपिटल स्ट्रक्चर का भाई साहब, जो फर्म की जो वैल्यू है वही उसकी अर्निंग से ही डिसाइड होगी। ये एज्यूम करता है कि डिग्री जो लीवरेज की है वो क्या होगी, ऑल्टर की जा सकती है, ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम की जा सकती है, ये बोलते हैं भाई कांस्टेंट रहेगी। ये अजम्पशन मानते हैं नो टैक्स की, और कॉस्ट ऑफ डेब्ट है जो चीपर है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। तो यहाँ पर डेट जो है वो डजंट चेंज द परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर, इसीलिए इन्वेस्टर की जो कॉस्ट है वो भी कांस्टेंट रहती है। इसमें ये बोलता है कि जो परसेप्शन है इन्वेस्टर की वो चेंज होती है अगर हम जितना डेट एक्सटर्नल फंड यूज करें, तो इसीलिए उनकी वैल्यू प्रोपोजिशन भी हाई चली जाती है, जिससे ओवरऑल कॉस्ट फर्म की कम रह जाती है। क्लियर हो गई बात। और वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है वो इनका रेजिडुअल है। फिर है MM अप्रोच। अब MM अप्रोच कुछ नया नहीं है, NI और NOI का मिक्सचर है, व्हेन टैक्स प्रेजेंट एंड नॉट प्रेजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसकी अजम्पशंस है, एजम्पशंस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। तो सिंपल एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है वो एक कॉन्सेप्चुअल, एक डेफिनेशनल और बिहेवियर सिग्निफिकेंस को इंक्लूड नहीं करती। उन्होंने सीधा कह दिया कि भाई इतना कम होता है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या दिया MM ने, दो बंदे थे मोदी, गिलियानी और मिलर, इन्होंने दिया बिहेवियर जस्टिफिकेशन। इसीलिए ये डायरेक्ट पूछते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर की बिहेवियर जस्टिफिकेशन या बिहेवियर जस्टिफिकेशन किस थ्योरी में इंक्लूड है। तो बिहेवियर जो जस्टिफिकेशन है वो आपकी MM की थ्योरी में इंक्लूड है। ये बोलता है फॉर कांस्टेंट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड देयरफॉर टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। अजम्पशंस क्या है, बोलता है कैपिटल मार्केट परफेक्ट है, बिल्कुल ऑल इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है, हर किसी इन्वेस्टर को कितना क्या प्राइस चल रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, सभी इन्वेस्टर्स बहुत समझदार हैं, विवेकपूर्ण डिसीजन लेते हैं रैशनल सोच समझ के, और यहाँ पर फर्म्स को ग्रुप किया जा सकता है इक्विवेलेंट रिस्क क्लासेस में, और कॉर्पोरेट टैक्स भाई साहब है ही नहीं। ये बोलते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स हमारे पास में नहीं है। तो यहाँ पर अब ये दो थ्योरी, ये दो चीजें लेके चलते हैं कि अगर आप लीवरेज फर्म हो, ठीक है, यानी डेट है, तो आपके पास में यहाँ पर लीवरेज है, तो देखो ये वैल्यू ऑफ ओवरऑल फर्म प्लस में डेट की आप इंक्लूड करोगे। अनलीवरेज हो तो यहाँ पर EBIT और 1 - T और पूरी ओवरऑल फर्म की सिर्फ वैल्यू लेके चलोगे, डेट को इग्नोर कर दोगे। ये चीज मैं बताना भूल गई थी। हाँ, तो MM जो थ्योरी है वो भी ये बोलते हैं कि आप अगर टैक्स पे कर रहे हो तो आपको बेनिफिट है भाई डेट लेने का। अगर आप विदाउट टैक्स हो, ठीक है, टैक्स और विदाउट टैक्स दो की कंडीशन है। इंडिविजुअल कॉर्पोरेट टैक्स नॉन एग्जिस्टेंस है, लेकिन पर्सनल टैक्स नहीं बोला इसने, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, पेपर में ये पूछेगा नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पर्सनल टैक्स, और आप क्लिक करके आ जाओगे क्योंकि आपको टैक्स याद होगा, तो ये थोड़ा सा देखना। और अगर आप टैक्स पे कर रहे हो ना तो फिर ये आपको बेनिफिट देगा डेट का यूज करने से। अगर आप टैक्स पे नहीं कर रहे, अगर आप विदाउट टैक्स हो तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है, ये बोल रहे हैं। तो दो चीजें हैं इसमें, दो कंडीशन है। क्लियर हो गई बात यहाँ पर, ओके। देन है आर्बिट्रेज थ्योरी एंड ट्रेड ऑफ थ्योरी एंड पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। इसके बाद हम इसको पूरे को रिवाइज करेंगे। आर्बिट्रेज जो है वो बहुत बार हम टर्म सुनते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आर्बिट्रेज क्या है कि जब दो प्राइस है उनका आप फायदा उठाते हो, कम प्राइस पे चीज लेकर मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है और उसका आप फायदा उठा रहे हो, उसको आप हाई प्राइस पे बेच देते हो, इसको हम प्राइस का जो गैप है और उससे आप प्रॉफिट अर्न करते हो, इसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेज। बस कुछ नहीं है, प्राइस गेम है ये, पूरी की पूरी प्राइस गेम है, पूरी की पूरी प्राइस गेम की है। क्या बोलता है, कैपिटल स्ट्रक्चर आर्बिट्रेज रिफर्स टू यूज बाय द कंपनी एंड इंडिविजुअल वेयर दे कैन एडवांटेज ऑफ एग्जिस्टिंग मार्केट मिस प्राइसिंग का आप क्या कर रहे हो, एडवांटेज ले रहे हो खाली और प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि प्राइसिंग इन एफिशिएंसी का यूज करना और प्रॉफिट कमा लेना, ठीक है।
तो ये चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ट्रेड ऑफ थ्योरी सिंपली बोलती है कि हमारे पास में दो जितने भी सोर्स हैं उनकी हम कॉस्ट चेक करेंगे और बेनिफिट देखेंगे। अगर डेट की क्या कॉस्ट है उसका क्या बेनिफिट है, इक्विटी की क्या कॉस्ट है उसका क्या बेनिफिट है, और फिर हम जो हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है, वो वाला सोर्स सिलेक्ट करेंगे। तो ये बोलते हैं कि कॉस्ट जो है डेट की वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी है। डिस्ट्रेस का मतलब क्या है, हमें उनको इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ता है। और अदर कॉस्ट इसकी एजेंसी कॉस्ट है कि ये जो है वो हमारे डिसीजंस में, अगर हम एक्सटर्नल फंड्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं डेट का, तो हमारे डिसीजंस में इंटरप्ट करने लग जाते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स के साथ में। तो ये हमारी एजेंसी कॉस्ट होती है कि जब ये डिस्प्यूट्स करते हैं शेयर होल्डर और डेट के बीच में। बैंकरप्सी जब लीगल एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, सेल ऑफ असेट हमें करनी पड़ती है, अगर हम डेट को पे नहीं कर पाते हैं बहुत कम प्राइसेस पे, तो ये हमारी बैंकरप्सी कॉस्ट होती है। नॉन बैंकरप्सी कॉस्ट होती है जब हम क्या करते हैं, स्टाफ को रिलीव करना पड़ जाता है या हमें सप्लायर्स के साथ में हार्श टर्म्स मिल जाती हैं। तो इस टाइप का एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की कॉस्ट भी आती है जब हम डेट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, और एजेंसी कॉस्ट भी आती है। ये हम इसके नेगेटिव चीज़ें देकर चल रहे हैं कि इतनी कॉस्ट हमारी डेट की आएगी, लेकिन हमें फ़ायदा क्या है कि चीपर सोर्स मिल जाता है हमें, ठीक है, हमारी इक्विटी डाइल्यूट नहीं होती, टैक्स बेनिफिट मिलता है। टैक्स बेनिफिट कैसे मिलता है, क्योंकि इस पे जो आपका डेट होल्डर है वही इंटरेस्ट के लिए जो है पैसे पे नहीं करता। इसमें हम अपने P&L में, कंपनी अपने P&L में इंटरेस्ट को शो कर देती है, और उस इंटरेस्ट की अमाउंट से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, और तो उसका टैक्स भी कम होता है। इसीलिए अगर टैक्स पेइंग फर्म है तो डेट का फायदा है। MM ने यही बोला था। तो अगर हमारे बेनिफिट ज़्यादा है और कॉस्ट कम है तो हम डेट को यूज़ कर लेंगे। अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा है और बेनिफिट कम है तो हम इसे कतई यूज़ नहीं करेंगे। ये बोलती है ट्रेड ऑफ थ्योरी। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या बोलती है, ये बोलती है ऑर्डर। ये ऑर्डर डिसाइड करती है कि जब भी हमें फाइनेंस रेज करना है तो एक हम ऑर्डर में करेंगे। ऑर्डर कैसे, भाई सिंपल बात है, देखो तुमको मान लो पैसे की जरूरत है तो पहले तो तुम घर वालों से ही मांगोगे या अपने आसपास जितना पड़ा है वो देखोगे, रिटेन अर्निंग को आप फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे। फिर उसके बाद आप देखोगे कि भाई मेरे बिजनेस में कोई इंटरफेयर ना करे, अगर उधारी मिल जाए तो डेट को सेकंड दोगे। जब आपको ये दोनों नहीं मिलते, ना तो आपके पास घर में है ना ही कोई उधारी मिल रही है, तब आप क्या करते हो, किसी को पार्टनर बनाते हो, यार मेरे उसमें आप इतनी इक्विटी ले लो और फिर मुझे अपना पैसा दे दो। तो इक्विटी को हम थर्ड प्रेफरेंस देंगे। यही है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। इक्विटी और डेट, इक्विटी रिटेन्ड अर्निंग को हम फर्स्ट देते हैं, डेट को सेकंड प्रेफरेंस और फ्रेश इशू को हम थर्ड प्रेफरेंस देते हैं। क्लियर हो गई बात। अभी रिवीजन करते हैं। रिवीजन में हमारा पूरा 2 मिनट में क्विक रिवीजन करेंगे जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो फर्स्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मोटा मोटी 3 डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट में यही पूरा आपका FM हो जाता है। हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जब हमें लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्ट करना है, वर्किंग कैपिटल जब हमें शॉर्ट रन के लिए। फाइनेंस आप कैसे कैसे लोगे और उसकी क्या कॉस्ट रहेगी, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैसे अरेंज करोगे, तो कॉस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। डिविडेंड, अब पैसा आया है तो उसे कितना रिटेन करोगे और कितना बांट दोगे। ठीक है जी, तो ये हो गया। फिर इसके बाद हमने पढ़ी है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपली हमारा डेट और इक्विटी का मिक्सचर है, किस रेशियो में आप ले रहे हो, लोन, फंड्स एंड ऑल, ये सारा, रिटेन अर्निंग कितनी होगी। अब इसकी थ्योरी है। थ्योरी में नेट इनकम थ्योरी तो बोलती है कि डेट के यूज़ करने से फर्म की ओवरऑल वैल्यू कम जाती है। ये इस टाइप से इसका डायग्राम था। और जबकि नेट ऑपरेटिंग इनकम जो थ्योरी है वो बोलती है कि डेट के यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, फर्म की जो वैल्यू है वो उसकी अर्निंग से, एबिटा जो है फर्म का वो डिसाइड करती है। तो इससे जो है वो फर्म की ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कम हो जाती नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। यहाँ पर कम हो जाती थी और यहाँ पर KE जो है वो बढ़ रहा है और ये आपका KD कांस्टेंट है। ये इस टाइप से होता है। अभी जो है ट्रेडिशनल थ्योरी वो क्या बोलती है, एक लेवल तक अगर आप यूज़ करते हो, एक लेवल तक आप यूज़ करते हो तो सब चीज़ें सही चलती हैं, उस लेवल के बाद सब ये बढ़ने लग जाती हैं और जहाँ पर ये कम होती है ओवरऑल कॉस्ट वही आपका बेस्ट पॉइंट है। क्लियर होगी बात। MM ने कुछ नहीं किया, MM ने टैक्स और विदाउट टैक्स की अजम्पशन ले ली। टैक्स है तो फ़ायदा है, नेट इनकम थ्योरी है, नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी है। ठीक है।
और इसके बाद ट्रेड ऑफ थ्योरी बोलती है कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करके लो। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी बोलती है पहले हम फर्स्ट लेंगे रिटेन अर्निंग, फिर हम जो है डेट देखेंगे, फिर थर्ड पे हम देखेंगे इक्विटी को। ठीक है जी। तो ये जो है आपकी आर्बिट्रेज थ्योरी बोलती है कि प्राइस में गैप है, मिस गैप है, तो उसका आप यूज करके प्रॉफिट कमा लो, बस सिंपल। तो ये जी पूरा एक चार्ट में आप देखो इस टाइप से आपका पूरा जो टॉपिक है वो रिवाइज हो गया। ठीक है, तो एंड तक आपको ये जो क्लास है वो आई होप बेनिफिशियल रही होगी आपके लिए, चीजें आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है तो आप पूछ लेना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्ट विद योर स्टडी। थैंक यू सो मच।